उसके बाद देखिए आपके सामने फिर से एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का एक क्वेश्चन लेकर आए हैं। क्वेश्चन आपका जो है वो चैप्टर नंबर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन वाले चैप्टर से है, जिसको समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले क्वेश्चन में उसने हमें पूछा है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, आईएफ लिखा हुआ है मैंने शॉर्ट फॉर्म में। आईएफ का मतलब होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। बेसिकली क्वेश्चन आपके सामने की जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है वो इस तरीके से थी कि फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ dy by dx plus y is equal to 1 plus y over x. Find the integrating factor of dy by dx plus y is equal to 1 plus y over x. इसका यहां पर हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है, क्वेश्चन को पूरा सॉल्व नहीं करना। अब याद करो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लोगों ने कहां पढ़ा था। इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो आई थिंक आपका 9.6 में था, जो आपकी 9.6 थी आई थिंक उसमें आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर था। और वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर याद करो किस टाइप की इक्वेशन में, क्योंकि जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है ना उसकी यही खास बात होती है। हमारे सामने डिफरेंशियल इक्वेशन की एक शेप दी हुई होगी, उस शेप को हमें देखना है और फिर ये सोचना है कि इसमें कौन सा मेथड लगाऊं ताकि इसको सॉल्व करा जा सके। अब क्वेश्चन वाले ने, हालांकि इसको ये क्वेश्चन है तो थोड़ा सा अच्छा, लेकिन क्वेश्चन वाले ने ये इजी इसलिए बना दिया हमें क्योंकि जो 12th क्लास है वहां पर हमारे पास सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन है जहां पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड होता है। सिर्फ एक ही इक्वेशन है वो वाली। वो इक्वेशन कौन सी है? वो है यहां पर dy by dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। जो इस टाइप की इक्वेशन होती है ना, dy by dx प्लस का पी वाई इज इक्वल टू क्यू, जहां पर p और q दोनों x के फंक्शन होते हैं, सिर्फ इसी में हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करते हैं। एक इसकी उल्टी भी होती है, वो उसकी मतलब इसका अपोजिट भी होता है, मतलब इसकी जो जुड़वा बहन कह लो वो भी हो सकती है कि dx अपॉन dy प्लस का px इज इक्वल टू क्यू, ऐसी भी होती है। लेकिन यहाँ dy by dx दिख रहा है मुझे साफ साफ, तो मैं यहाँ dy by dx वाले को ही लूंगा क्योंकि वैसे ही बन रही होगी जब dy by dx यहाँ पर ऑलरेडी लिख के दिया है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लोग इस टाइप की इक्वेशन में फाइंड करते हैं। अगर हम लोग यहां पर इस टाइप की इक्वेशन में फाइंड करते हैं तो याद करो इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए हम लोग क्या करते हैं। सबसे पहले हमारा मेन मकसद, मतलब मेन हमारा जो गोल कह सकते हो आप, वो गोल ये होता है कि पूरी की पूरी इक्वेशन को किसी भी तरीके से इस तरीके से लिखना, किसी भी तरीके से ऐसे फॉर्म में लिखना। ऐसी फॉर्म में लिखने का मतलब, मान लो आप इसकी बात कर रहे हो क्योंकि यहां मुझे dy by dx दिख रहा है तो मैं इसी की बात करूंगा। तो ऐसी फॉर्म में लिखने का मतलब dy by dx अकेला होना चाहिए, उसके पास और कुछ नहीं होना चाहिए मल्टीप्लाई में। जैसे देख सकते हो यहां मल्टीप्लाई में 1 है और कुछ नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ वो dy by dx अकेला होना चाहिए। प्लस या माइनस वो तो कुछ भी हो सकता है। प्लस के फॉर्म में p आपके सामने एक x का फंक्शन होना चाहिए, x का मतलब जिसके पास सिर्फ x वेरिएबल हो, उसके मल्टीप्लाई में y लिखा हो, इज इक्वल टू आपका q होना चाहिए जहां पर q जो है वो भी सिर्फ x का फंक्शन हो। याद रखना यहां पर p और q दोनों के दोनों x वेरिएबल के फंक्शन है। पहले हमारा मेन काम होता है इक्वेशन को इसकी फॉर्म में लिखना, इस तरीके से लिखना। उसके लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़े, डिवाइड करना पड़े, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़े, डिवाइड कुछ भी करना पड़े, बस मेन काम होगा इस तरीके से इक्वेशन को लिखना। अब मान लो आपने इक्वेशन को ऐसे लिख दिया, तो ऐसे लिखने के बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का जो मेथड होता है वो क्या होता है कि आपको ई की पावर में इंटीग्रेशन करना है p वाले फंक्शन का x के रेस्पेक्ट में। अगर आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा कि e की पावर में, याद रखना ये जो e है जो आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसकी पावर में इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग p का। p मतलब जो y के पास लिखा हुआ है उसका इंटीग्रेशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में, और सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वही हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। तो सबसे पहले मेरे पास ये ऑप्शन आ गया कि इसको मैं यहां पर किसी तरीके से इसकी फॉर्म में लिखना चाहूंगा, अपने मेन इक्वेशन की फॉर्म में लिखना चाहूंगा। तो उसके लिए मैं यहां पर एक छोटा सा काम करना चाहूंगा। वो वाला काम क्या है उसको सुनना। ये जो आप देखो, अगर मैं आपसे कहूं क्या ये ऑलरेडी इसकी फॉर्म में लिखी हुई है तो मुझे नहीं दिख रहा, आपको भी नहीं दिख रहा,
क्योंकि जो राइट साइड में q है वो सिर्फ x का फंक्शन होना चाहिए, लेकिन यहाँ राइट साइड में तो y भी लिखा हुआ है। तो ये ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा कि आप डायरेक्ट बता दें कि हाँ ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है, नहीं। उसके लिए एक छोटा सा काम कर सकते हैं। क्या काम कर सकते हैं कि ये जो प्लस का y है ना उसको राइट साइड में भेजो, ये जो प्लस का y है उसको राइट साइड में भेजो, तो ये कुछ ऐसी बन जाएगा। dy बाई डी एक्स को यही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, इज इक्वल टू 1 प्लस वाई अपॉन एक्स को भी टच मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो प्लस का y है ना उसको राइट साइड में भेजो, वो माइनस का y हो जाएगा। और डिवाइड में क्या लिखा होगा? डिवाइड में आपके पास यहां पर 1 लिखा होगा। डिवाइड में क्या लिखा होगा? 1 लिखा होगा। अब dy अपॉन dx को ऐसे ही रहने दो, इससे भी कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करो, ये राइट साइड में आपको जो x और 1 दिख रहा है ना, आप x और 1 का जरा एलसीएम ले लो। आप x और 1 का एलसीएम लोगे तो आपको x मिलेगा। नॉर्मल सी बात है, एलसीएम लेना हमें आता है, हम 12th के बच्चे हैं। x से x कैंसिल हो गया, आपके पास ये ऊपर वाला 1 प्लस वाई बचा, कोई दिक्कत नहीं है जी, 1 प्लस वाई बचा। x को 1 से डिवाइड करा, x आया, पता है ना एलसीएम में पहले डिवाइड करते हैं फिर मल्टीप्लाई करते हैं। x को 1 से डिवाइड करा, x आया, फिर y में मल्टीप्लाई करा तो x y हो गया। ये कहानी हमारे पास आ गई। अब उसके बाद फिर समझो, ये करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, मैं एक छोटा सा काम करना चाहूंगा। dy बाई डी एक्स को टच नहीं करूंगा, वो एज इट इज रहेगा। आप ना समझा करो, जो टीचर समझा रहा है उसकी कैच को, मतलब उसको पकड़ा करो कि वो किस तरीके से यहाँ पर अपने अगले वाले स्टेप को कर रहा है। उसके मन में ऐसा क्या चला कि उसने अपने नेक्स्ट स्टेप को लिख दिया, इसको समझना। मेरे पास मेन मकसद ये है कि मुझे राइट साइड में सिर्फ x का फंक्शन छोड़ना है और लेफ्ट साइड में जो यहां पर लिखना है वहां पर x का फंक्शन और y दोनों मल्टीप्लाई में होनी चाहिए। मेन मकसद ये है। तो मैं काम करता हूं, ये जो अभी मुझे यहां पर x दिख रहा है वो मुझे पूरे के नीचे दिख रहा है, पूरे के नीचे। मैं काम करता हूं, मैं इस वाले x को यहां 1 के नीचे भी भेज रहा हूं, यहां 1 के नीचे भी भेज रहा हूं और इन दोनों के नीचे भी भेज रहा हूं। इन दोनों को कंबाइन करके लिखूंगा, इन दोनों को कंबाइन करके लिखूंगा y माइनस एक्स वाई, और उस पूरे के नीचे मैंने x भेजा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब dy बाई डी एक्स को जरा ऐसे ही रहने दो, यहां पर 1 अपॉन एक्स को भी ऐसे ही रहने दो। एक काम करो, ये जो ऊपर की तरफ y माइनस एक्स वाई दिख रहा है ना, यहां पर मुझे y कॉमन दिख गया, तो जरा y कॉमन दिखा तो आप y कॉमन ले लो। अब y कॉमन लेने पर बचा क्या? y कॉमन लेने पर 1 माइनस एक्स और नीचे की तरफ x तो एज इट इज है ही है, ये आपके पास हुआ। अब मुझे राइट साइड में q को अकेला छोड़ना है, जहां पर q सिर्फ x का फंक्शन है, उसके पास y नहीं होना चाहिए। तो यहां पर ये सिर्फ x का फंक्शन है, 1 अपॉन एक्स सिर्फ x का फंक्शन है, इसके पास y नहीं है। लेफ्ट साइड में जिसको उठा के लाना है उसके पास p और y दोनों होना चाहिए। p का मतलब x का फंक्शन भी और y उसकी मल्टीप्लाई में होना चाहिए। तो मुझे ये क्वांटिटी एक ऐसी दिख गई जो x का फंक्शन भी है और जिसके पास y मल्टीप्लाई में भी है। तो एक काम करो, इसको उठाकर इधर लाओ, तो ये हो जाएगा आपका dy बाई डी एक्स, यहां पर माइनस के साथ ये हो जाएगा y ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय x और राइट साइड में लिखा हुआ है 1 अपॉन एक्स। आपके पास ये हो जाएगा। इतनी कहानी समझ आई? ये क्या हुआ भाई, प्लस की चीज इधर आके माइनस का हो गई। अब देखो मैं क्या करने वाला हूं, ये जो dy बाई डी एक्स है मैं उसको अभी भी एज इट इज ही रखूंगा, लेकिन ये जो माइनस है ना उसको अंदर भेज दूंगा। मैं माइनस को क्या करूंगा, अंदर भेज दूंगा और यहां पर मेरे पास प्लस का साइन हो जाएगा, यहां पर प्लस का साइन हो जाएगा। y से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, y को मैं एज इट इज लिखता हूं, लेकिन जैसे ही मैं माइनस को अंदर भेजूंगा ये जो माइनस का x है वो प्लस का हो जाएगा, ये जो प्लस का 1 है वो माइनस का हो जाएगा और पूरे के नीचे x तो एज इट इज रखा हुआ है। और राइट साइड में 1 अपॉन एक्स से भी कोई दिक्कत नहीं है, बस छोटा सा काम ये हुआ कि माइनस को अंदर भेज दिया और यहां पर प्लस हो गया।
अब यहां पर ये वाली इक्वेशन जो है वो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है, जरा क्रॉस चेक कर लो। dy बाई डी एक्स अकेला लिखा है, उसके पास 1 है, 1 के अलावा और कुछ नहीं है जी, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद यहां पर एक p का फंक्शन मुझे दिख रहा है, एक p दिख रहा है, p मतलब x का फंक्शन, बगल में y मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, और राइट साइड में मुझे q दिख रहा है, q का मतलब सिर्फ x का फंक्शन। नॉर्मली हो गया। अब अगर मुझे यहां पर इक्वेशन में स्टैंडर्ड फॉर्म दिख गई और इंटीग्रेटिंग फैक्टर मुझे यहां बनाना पड़ेगा, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए मैं क्या करूंगा, मैं e की पावर में इंटीग्रेशन करूंगा। भाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए मुझे ये करना पड़ेगा, मैं e की पावर में इंटीग्रेशन करूंगा, किसका, p का। किसका इंटीग्रेशन करूंगा, p का करूंगा x के रेस्पेक्ट में। तो यहां पर p कौन है, x माइनस 1 अपॉन एक्स। p कौन है, x माइनस 1 अपॉन एक्स। इसका मुझे क्या करना है, इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है यहां पर x के रेस्पेक्ट में। जब आंसर आ जाएगा तो वही मेरे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहां पर एज इट इज है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ई की पावर में अब सारा मेन जो हमारा फोकस रहेगा, जो मेन मकसद रहेगा, वो इसका इंटीग्रेशन करना रहेगा किसी तरीके से। ये जो ऊपर लिखा हुआ है, किसी तरीके से इसका इंटीग्रेशन करना रहेगा। तो इसके लिए मैं एक छोटा सा काम कर सकता हूं। ये जो मुझे यहां पर डिनोमिनेटर में x दिखाई दे रहा है ना, ये जो डिनोमिनेटर में x दिखाई दे रहा है, इस x को जरा दोनों के नीचे डिस्ट्रीब्यूट करो। इस x को यहां पर आप इस वाले x के नीचे भी डिस्ट्रीब्यूट करो और वहां 1 के नीचे भी डिस्ट्रीब्यूट करो। बाद में इसका इंटीग्रेशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में। डिस्ट्रीब्यूट करा, अच्छा डिस्ट्रीब्यूट करने से x से x कैंसिल हो जाएगा, आपके पास यहां पर जस्ट सिंपल 1 बचेगा। और अगर मैं आपसे बोलूं तो ये तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है जी। डायरेक्ट इंटीग्रेशन देखो कैसे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई की पावर में 1 का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में क्या होता है, x ही होता है जी। और माइनस में 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है। 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है। अब जरा छोटी सी बात सोचो, अगर मान लो कहीं पर ये ना जो 9th क्लास होता है कि मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है, डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट होती है, ये वैसी वाली कहानी है। जरा समझो, अगर मान लो कहीं पर x की पावर p अपॉन x की पावर q लिखा हुआ है, भाई दोनों का बेस सेम है, दोनों का जो बेस है x वो सेम है, लेकिन वहां x की पावर p है और यहां x की पावर q है, मान लो ऐसा लिखा हुआ है। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद क्या लिख सकते हो, x की पावर ये p, क्योंकि डिवाइड में पावर क्या हो जाती है, डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो ये हो जाएगा x की पावर p माइनस क्यू। भाई x की पावर p माइनस क्यू, डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। अब सोचो यहां पर किसी ने ऑलरेडी सब्ट्रैक्ट करके दिया हुआ है, तो क्या मैं उल्टा चल के उसको डिवाइड की फॉर्म में नहीं लिख सकता, भाई लिख सकता हूं। सोचो ना, ये कब आया होगा, जब पहले से डिवाइड की फॉर्म में लिखा होगा और किसी ना किसी मैथमेटिशियन ने आके उसको यहां पर माइनस में कर दिया होगा पावर को, तभी तो ये आया होगा। तो क्या मैं उल्टा चल के उसको फिर से डिवाइड की फॉर्म में नहीं लिख सकता, लिख सकता हूं। तो देखो पावर माइनस होती है ना, जैसे p माइनस क्यू लिखा है, तो x की पावर p को अलग भेजो और वही x की पावर q को अलग भेजो। तो यहां पे x माइनस log x लिखा हुआ है, तो e की पावर x को अलग भेजो और डिवाइड में e की पावर log x को अलग भेजो। इतनी कहानी आई। अब e की पावर जो ये ऊपर x लिखा हुआ है, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन e की पावर log x में ये जो e की पावर log है ना, ये जो e की पावर log है और यहां पर कोई फंक्शन मान लीजिए आपका x लिखा हुआ है, तो e और log दोनों एक दूसरे के जो कहते हैं ना रेसिप्रोकल, मतलब दोनों के डायग्राम बिल्कुल एक दूसरे के उल्टे बनते हैं, अगर एक ऐसा है तो दूसरा ऐसा है। तो ये सॉल्व होने के बाद आपको सिर्फ अंदर वाला वेरिएबल x ही मिलता है। अगर e की पावर कहीं log 5 लिखा हुआ है तो आंसर 5 आता है, अगर कहीं e की पावर log 9 लिखा हुआ है तो आंसर 9 आता है। तो वैसे यहां पर e की पावर log x लिखा हुआ है तो आंसर आपका x आएगा। और यहां पे हमारा फाइनली इंटीग्रेशन हो चुका।
तो e की पावर x अपॉन x, बाद में तो प्लस का c लगाने की जरूरत है नहीं क्योंकि हम लोगों ने इंटीग्रेशन करा है। तो e की पावर x अपॉन x हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखो क्या हुआ क्वेश्चन में, सबसे पहले हमारे पास मेन फोकस था कि हम लोग किसी तरीके से अपनी इस वाली इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। जी, चेंज करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, वहां पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए e की पावर में p वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे और इंटीग्रेशन करने के बाद फाइनली आंसर e की पावर x अपॉन x आ गया और ये हमारा पूरा सॉल्व हो गया क्वेश्चन। अच्छा लगा तो कमेंट करके बताओ। थैंक यू।